तो अब हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ ली हैं रोटेशनल वेरिएबल्स की, जैसा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमें पता है जब हम ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ रहे थे यानी लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, जहाँ पे दूसरे चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था अपने इस कोर्स को, मैकेनिक्स के कोर्स को, और जहाँ पे हमने न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। तो जब हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो कि लीनियर क्वांटिटीज थी उनको डिफाइन किया था, तो हमने कहा था कि ये वेक्टर्स हैं। और फिर हमने उनकी वेक्टर प्रॉपर्टी जो कि डायरेक्शन होती है, जो उन्हें मुमताज़ करती है स्केलर से, उनको भी डिफाइन किया था। और उनको ऐसे डिफाइन किया था कि हमने जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सेस थे, एक्स, वाई और जेड एक्सेस, हमने उन्हीं को कंसीडर कर लिया था और कहा था कि जब किसी एक पर्टिकुलर एक्सेस के अलांग हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम उनको, उन एक्सेस को डायरेक्शन से एसोसिएट कर सकते हैं। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो हम कहते थे कि उसकी डायरेक्शन जो है, या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट या इस तरह की क्वांटिटीज थी, हमने कहा था कि वो पॉजिटिव होती हैं, विच सिंपली मीन्स कि वो पॉजिटिव एक्सेस की तरफ मूव कर रही हैं। और जब वो नेगेटिव होती थी तो हमने कहा था कि अब वो नेगेटिव एक्सेस की तरफ मूव कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो थी वो नेगेटिव थी तो हमने कहा था कि ये नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई या नेगेटिव जेड एक्सेस की तरफ मूव कर रहा है। तो अब हम चूंकि रोटेशनल मोशन के ऊपर हैं और ये एक डिफरेंट काइंड की मोशन है एज कंपेयर टू लीनियर मोशन जो हम पहले पढ़ रहे हैं, और हमने इस मोशन में भी कुछ बेसिक रोटेशनल वेरिएबल्स को डिफाइन किया है पहले लेक्चर में। और वो वेरिएबल्स जो हैं वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो अब जो मोस्ट फंडामेंटल बेसिक प्रॉपर्टी है इन क्वांटिटीज़ की, वो इस चीज़ का फैसला करना है कि क्या हम इनको वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। तो अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगा कि आप वेक्टर की डेफिनेशन हमेशा से पढ़ते आए हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर उस वक्त कहलाती है जब उसकी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होती है, विच मीन्स कि उसकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उसके साथ साथ उसकी कोई ना कोई खास स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन जो हम एज अ फर्स्ट टेस्ट किसी फिजिकल क्वांटिटी का लेते हैं कि क्या वो वेक्टर है या स्केलर है। बट दैट इज नॉट द इंटायर थिंग। हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टोरियल नेचर को देखने के लिए कि क्या वो इंडीड वेक्टर है, कुछ और भी टेस्ट करने पड़ते हैं, और ये बहुत सारे टेस्ट हैं। लेकिन इस बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन के बाद जो पहला टेस्ट हमारे पास आता है वो ये टेस्ट है कि ये क्वांटिटी जो है, जो भी क्वांटिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, और जो आज के लेक्चर में या इस टॉक में जो मैं कंसीडर करना चाहता हूँ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये क्वांटिटीज वो सारे रूल्स भी फॉलो करती हैं जो इन जनरल कोई भी वेक्टर क्वांटिटी करती है। और उन रूल्स में वो जनरली हम ये कहते हैं कि वेक्टर अलजबरा जो हैं वो रूल्स हैं, यानी जो अलजब्रिक रूल्स होते हैं हमारे पास जो मैथमेटिक्स से आते हैं। और ऑफ कोर्स वेक्टर्स भी कुछ अलजब्रिक रूल्स फॉलो करते हैं। इनफैक्ट आई एम श्योर कि आप लोगों ने उनको पढ़ा हुआ है, जिनमें कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन बाद की बात है, जो इनिशियल टेस्ट है वो हम एडिशन से लेते होते हैं। तो उन इन इन जो एडिशन के हमारे पास टेस्ट हैं, इसमें भी जो मोस्ट फंडामेंटल है वो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। यानी अगर हमें डेफिनेशन से हट के चेक करना हो कि क्या कोई फिजिकल क्वांटिटी इंडीड वेक्टर है, तो जो टेस्ट हम उसके ऊपर करते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ का करते हैं कि क्या हमारे पास अगर कोई दो ऑपरेशंस हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, मिसाल के तौर पे आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है कि इट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ रोटेशन या डिस्प्लेसमेंट है जो ऑब्जेक्ट कवर करता है इन रोटेटरी मोशन। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या दो सक्सेसिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में अगर रिवाइज कर दूं तो कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास ये था कि आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं और आप उनको ऐड करते हैं तो उनकी जो एडिशन का रिजल्ट है वो उनके ऐड होने के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करते हैं या फिर वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करते हैं तो उन दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। दैट्स कम्यूटेटिव लॉ। जब ये रिजल्ट सेम आता है तो हम कहते हैं कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड करता है फॉर दीज टू वेक्टर्स। और इनफैक्ट ये सिर्फ कोई दो पर्टिकुलर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, इनफैक्ट ये सारे वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। दे हैव टू सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। नाउ अब हमारे पास सवाल ये है कि हमने तीन क्वांटिटीज डिफाइन की हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, और हम देखना चाहते हैं कि क्या ये तीन क्वांटिटीज जो हैं
क्या ये वेक्टर्स हैं, यानी क्या इनके साथ हम वेक्टोरियल प्रॉपर्टी एसोसिएट कर सकते हैं। और जो मैं पॉइंट यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये वेक्टोरियल क्वांटिटीज़ जो हैं, क्या ये क्वांटिटीज़ जो हैं, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई करती हैं। अगर ये करती हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेज में हमें ये देखना होगा कि अब हम इनके साथ डायरेक्शन कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो पहला टेस्ट जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या ये तीन क्वांटिटीज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई करती हैं। अगर ये कर जाएंगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप में देखूंगा कि अब मैंने इनको डायरेक्शन कैसे देनी है, which will make them vector quantities. So first thing first, और okay, first thing से पहले एक और बात, और वो बात ये है कि मुझे तीनों के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये सेपरेटली कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। और उसकी रीज़न ये है कि हमने देखा है फर्स्ट लेक्चर में कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव है, यानी हम एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, विच मीन्स कि अगर हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी विल सेटिस्फाई दोज प्रॉपर्टीज बिकॉज इट्स जस्ट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड सेम इज द केस विद एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज जस्ट द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो विच मीन्स कि अगर एंगुलर वेलोसिटी कोई सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है इट विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दोज प्रॉपर्टीज। सो द पॉइंट बीइंग कि अगर मुझे चेक करना है कि ये तीनों क्वांटिटीज कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन सेटिस्फाई करती हैं तो मुझे तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को चेक करने की जरूरत है। अगर वो सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लॉ तो इट मींस कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन विल डेफिनेटली सेटिस्फाई दोज कम्यूटेटिव लॉज। तो हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रोटेटरी मोशन के केस में हमारे पास ये है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी चीज़ लें और उसके ऊपर दो ऑपरेशन अप्लाई करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी उनको हम दो रोटेशंस दें बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट अ रोटेशन। तो हम ये बुक कंसिडर करते हैं जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और ये बुक अगर आप देखें तो ये हमारे एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इनिशियल स्टेट है इसकी वो एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, ठीक है। और हम इसको पहली रोटेशन देते हैं तो अब दो वेक्टर ऑपरेशंस का मतलब ये है कि हम इसको दो रोटेशन देंगे, विच मीन्स कि हम इसको दो एक्सिस के अराउंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे। तो जो पहली रोटेशन है विच मीन्स कि जो पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम इसको दे रहे हैं अराउंड एक्स एक्सिस, विच मीन्स कि जो बुक है वो रोटेट करेगी हमारे पास वाई जेड प्लेन में। तो पहली रोटेशन जब हम देते हैं, रोटेशन जो है वो हम 90 डिग्री की दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपने नोट करनी है। तो जो हम पहली रोटेशन दे रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अराउंड है और वो हम 90 डिग्री की देते हैं इस बुक को। और आप देख सकते हैं कि मिडल डायग्राम में हमारी जो बुक है अब वो रोटेट होके एक दूसरी पोजीशन में आ गई है बट स्टिल इन वाई जी प्लेन। अब जो दूसरी रोटेशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जिसको डेल्टा फाई 2 कहा गया है वो रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस है। तो जब हम जेड एक्सिस के अराउंड दूसरी रोटेशन देंगे तो अब हम बुक की फाइनल पोजीशन देख सकते हैं कि बुक की जो फाइनल स्टेट है वो एक्स जी प्लेन में है। तो इन दो रोटेशन का असर क्या हुआ है, जो पहली रोटेशन है उसको हमने डेल्टा फाई 1 का नाम दिया है और दूसरी रोटेशन को हमने डेल्टा फाई 2 का नाम दिया है। इन दोनों रोटेशंस के अंदर बुक ने अपनी जो इनिशियल स्टेट थी उसको चेंज किया। इनिशियल स्टेट उसकी वाई जी प्लेन में थी और उसकी आप जो हालत है वो भी देख सकते हैं बिकॉज वाई जी प्लेन उसको कह देना काफ़ी नहीं है क्योंकि बुक की जो स्टेट है यानी वो वर्टिकली खड़ी है या हॉरिजॉन्टल खड़ी है वो भी मैटर करती है यहाँ पे। तो बुक ने वाई जी प्लेन से वर्टिकली स्टार्ट किया और ये एक्स जी प्लेन में फाइनली दो रोटेशन के बाद लाई करती है बट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी पहले अगर वो खड़ी हुई थी तो अब वो ऐसे पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास दो रोटेशंस हैं और दो रोटेशंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हैं। पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा फाई 1 है और जो दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा फाई 2 है। अब अगर आप दूसरी डायग्राम देखें बॉटम वाली तो अब हम रोटेशन का ऑर्डर बदल रहे हैं। रोटेशन का ऑर्डर बदलने का मतलब ये है बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने कहा कि अगर आप a प्लस बी करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने का मतलब है कि b प्लस ए करेंगे तो फिर भी वही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे a की जगह ले ली थी डेल्टा फाई 1 ने और b की जगह ले ली थी डेल्टा फाई 2 ने। तो हमने पहले डेल्टा फाई 1 की रोटेशन दी और फिर डेल्टा फाई 2 की रोटेशन दी तो हमारे पास एक फाइनल स्टेट आ गई बुक की। अब हम क्या करना चाहते हैं, उन रोटेशंस का ऑर्डर जो है वो रिवर्स करना चाहते हैं, यानी हम डेल्टा फाई 2 वाली रोटेशन पहले देना चाहते हैं और उसके बाद डेल्टा फाई 1 वाली रोटेशन देंगे और हम देखते हैं कि क्या हमारी बुक जो है वो बिल्कुल उसी फाइनल स्टेट में आती है जिस स्टेट में वो पहले आई है, यानी डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 की रोटेशन से। तो डेल्टा फाई 2 की जो रोटेशन थी वो थी अराउंड जी एक्सिस बाई 90 डिग्री। तो अब इस दूसरी डायग्राम में देखें कि हम डेल्टा फाई 2 की रोटेशन देते हैं अराउंड जी एक्सिस और बुक जो है वो अब हमारे पास एक्स जी प्लेन में है इन वर्टिकल स्टेट।
और उसके बाद हम दूसरी रोटेशन हमारी डेल्टा फाई 1 है और डेल्टा फाई 1 हमने उसको अबाउट एक्स एक्सिस दी थी। तो जब हम दूसरी रोटेशन अप्लाई करते हैं तो देखें बुक हमारी अब एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, एंड दिस स्टेट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अबव स्टेट। जो हमारे पास रोटेशन थी डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2, उसमें जो हमारे पास फाइनल स्टेट आई थी बुक हमारे पास एक्स जी प्लेन में लाई कर रही थी। लेकिन जब हमने डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 1 किया तो हमारे पास जो बुक है वो अब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, विच मीन्स हमारे पास रिजल्ट ये निकला कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, यानी डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 बराबर नहीं है डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 1 के अंडर फाइनाइट रोटेशन, बिकॉज वी हैव गिवन इट अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंड 90 जो है वो फाइनाइट नंबर है। तो अंडर फाइनाइट रोटेशंस जो बुक है, ये जो हमारी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, इन दिस केस जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, विच मीन्स कि हम जब फाइनाइट रोटेशंस की बात आती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर नहीं कह सकते, बिकॉज डिडंट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। बट व्हाट अबाउट इन्फिनिटेसिमल रोटेशन, स्मॉल रोटेशंस, राइट? ये हमने बात की थी कि रोटेशंस जो है वो फाइनाइट है, लेकिन अगर हमारे पास रोटेशन कम हो यानी 90 डिग्री ना हो, व्हाट अबाउट 10 डिग्रीज, व्हाट अबाउट 20 डिग्रीज, व्हाट अबाउट लाइक 1 डिग्री, जब हमारे पास जो रोटेशंस हैं वो इन्फिनिट हैं, इन्फिनिटली स्मॉल हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो आप ये दूसरी डायग्राम को देखें, अगेन वही दो रोटेशन हम अप्लाई करते हैं, पहली डेल्टा फाई 1 अराउंड एक्स एक्सिस और दूसरी डेल्टा फाई 2 अराउंड जेड एक्सिस, बट दिस टाइम द रोटेशंस आर, यानी डेल्टा फाई 1 और डेल्टा फाई 2 जो है वो 20 डिग्रीज ईच है, तो 90 डिग्रीज नहीं है इन दिस केस। तो हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारी बुक जो है वो कुछ फाइनल स्टेट में पहुंच जाती है और हम इस स्टेट को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें, जो डायग्राम डी है, तो उसमें हमने पहले अब डेल्टा फाई 2 अप्लाई किया विच इज अ रोटेशन अराउंड जेड एक्सिस, और फिर उसके बाद हमने अप्लाई किया डेल्टा फाई 1 विच इज अ रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस। और अगर हम फाइनल स्टेट देखें बुक की, तो बुक लुक्स लाइक एग्जैक्टली इन द सेम स्टेट एज इट वाज इन द प्रीवियस केस, यानी जब हमने डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 की रोटेशन दी बाई 20 डिग्रीज ईच, ये बिल्कुल उसी जैसी लगती हैं, विच गिव्स अस अ हिंट कि जब हमारे पास रोटेशंस जो हैं वो समान होती जाती हैं तो उस केस में हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वेक्टर एडिशन का वो सेटिस्फाई होता है। लेकिन जब रोटेशंस फाइनाइट होती हैं यानी 90 डिग्रीज, ये एंगल जो है वो आप बड़ा करते जाते हैं रोटेशंस का, तो उस केस में हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो सेटिस्फाई नहीं होता। यहाँ से हम एक नतीजा खस करते हैं कि अगर हम रोटेशंस को स्मॉल रखें, इन्फिनिटली स्मॉल रखें, 1 डिग्रीज 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज, तो ऐसे केस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बिहेव करता है एज अ वेक्टर। लेकिन अगर हम अपनी रोटेशंस को फाइनाइट कर दें यानी 30 40 50 60 डिग्रीज बढ़ाते जाएं, तो ऐसे केसेस में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, एंड वी कैन नॉट ट्रीट इट एज अ वेक्टर क्वांटिटी, right? So this is the result that we have inferred by applying the commutative law over 2 successive rotations. और वो rotations क्या थी? वो rotations angular displacement था, और हम decide करना चाहते थे कि angular displacement जो है क्या वो commutative law satisfy करता है या नहीं, and we have seen that it indeed does satisfy commutative law of vector addition for small rotations, like small infinitesimally small rotations. But if we increase the angle of rotation or the angular displacement, like make the rotations finite, तो उस केस में हमारे पास ये commutative law satisfy नहीं करता, which means कि हम angular displacement को small rotations के लिए vector treat कर सकते हैं, but इसको finite rotations के लिए हम vector treat नहीं कर सकते। And same should be the case with angular velocity and angular displacement, angular velocity and angular acceleration, as I have explained earlier, कि चूंकि angular velocity और angular acceleration जो है वो displacement के ही derivatives हैं, so it shouldn't really change the operation which angular displacements satisfy. तो इसका मतलब है कि angular velocity और angular acceleration भी small rotations के लिए vector होंगे, but for finite rotations they cannot be treated as vectors. तो ये बात सेटल हो गई कि ये जो एंगुलर क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये स्मॉल रोटेशंस के लिए वेक्टर्स हैं, बट फॉर फाइनाइट रोटेशंस दे आर नॉट वेक्टर्स। जब अब हमने इनको ये कह दिया कि ये स्मॉल रोटेशंस के लिए वेक्टर हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है इज द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्शन। हाउ डू वी डिसाइड ऑन डायरेक्शन? सो लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल डायग्राम दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट इन फर्स्ट लेक्चर, और वो डायग्राम ये थी कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जो अराउंड जेड एक्सिस रिवॉल्व कर रहा है, और उस रिजिड बॉडी की पोजीशन हम किसी भी एक पॉइंट से डिस्क्राइब कर सकते हैं उस रिजिड बॉडी के अंदर, बिकॉज ऑल द पॉइंट्स इनसाइड अ रिजिड बॉडी मूव्स विद द सेम एंगुलर स्पीड। और जब हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी जो है वो जेड एक्सिस के अराउंड कोई भी उसका पॉइंट जो है वो एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है, और वो सर्कुलर पाथ जो है एक्चुअली किसी भी रेफरेंस लाइन से, जो लाइन AP मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, वो रेफरेंस लाइन जो है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताती है जब वो जेड एक्सिस के अराउंड घूमता है।
तो इसका मतलब है कि हम कोई भी रेफरेंस लाइन लें और उसके गिर्द अगर रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इट्स जस्ट अ कन्वेंशन, इट्स जस्ट कि हमने इसको चूज ऐसे किया, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट। हम जस्ट ये चूज कर सकते हैं कि अगर हम पार्टिकल की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट कराएं तो जो हमारा थंब है पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इन दिस केस इज दैट एक्सिस। तो हम इन एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को यूं डिफाइन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. I want you to understand this that we are defining them in this way. There's no reason behind them. ठीक है, तो ये जो चॉइस है डायरेक्शन की, ये हम अपनी आसानी के लिए डिफाइन इस तरह कर रहे हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर हमारी फिंगर्स जो है वो पार्टिकल की डायरेक्शन में कर्ल करें, यानी जिस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, उस डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लें तो हमारे जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की वो उस डायरेक्शन में रोटेट करेंगी पार्टिकल्स के साथ, और हमारा जो थंब है दिस विल पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो वी चूज दिस डायरेक्शन ऑफ थंब एज द डायरेक्शन ऑफ आवर वेक्टोरियल क्वांटिटीज फॉर स्मॉल रोटेशंस. तो अब अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लेनी है तो हम कहते हैं कि जब आपका पार्टिकल्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रहा हो तो आप राइट हैंड रूल इस तरह यूज कर सकते हैं कि अगर फिंगर्स जो है वो पार्टिकल की डायरेक्शन में रोटेट करती हैं तो जो थंब है वो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की, उस एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन की डायरेक्शन देगा, इन दिस केस जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है विच इज जस्ट अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डजंट मेस अप विद डायरेक्शन, इट ओनली चेंजेस द न्यूमेरिकल वैल्यू. जब आप उसका टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलोंग z एक्सिस होगी, एंड सो दैट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन बिकॉज दैट इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. तो इस तरह अब हमने ये प्रॉब्लम सेटल कर लिया कि जो हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स थे, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या ये वेक्टर्स हैं, ये स्केलर हैं. हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या ये जो कम्यूटेटिव लॉ है अंडर एडिशन वेक्टर्स का वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं. और हमने नतीजा ये अखज़ किया कि इफ रोटेशंस आर स्मॉल, इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर स्मॉल, देन ऑल दीज क्वांटिटीज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ. बट इफ द रोटेशंस आर फाइनाइट, लाइक द जो रोटेशन है वो अगर आप 45 या 60 डिग्री की ले रहे हैं तो फिर उस केस में ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करती. तो हम फाइनाइट रोटेशंस के लिए इनको वेक्टर्स नहीं ले सकते, लेकिन अगर स्मॉल रोटेशंस हैं तो उसके लिए हम इनको वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं. और फिर हमने डायरेक्शन का इशू सेटल इस तरह किया कि अगर आपका पार्टिकल जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने लास्ट वीडियो में एज ए रिवायत, अगेन एज अ कन्वेंशन लिया था कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव होगा जब पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और नेगेटिव होगा जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है. तो उसी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हमने अपनी आसानी के लिए इन फिजिकल क्वांटिटीज की डायरेक्शन डिफाइन कर ली कि अगर पार्टिकल जो है वो इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या इंक्रीजिंग एंगल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आप अपने फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्ल करें तो जो थंब है वो हमें इन एंगुलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन देगा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की. तो यूं हमारे पास ये मामला अब सेटल हो गया कि हमने क्या इन क्वांटिटीज को वेक्टर ट्रीट करना है, और अगर वेक्टर ट्रीट करना है तो इनकी डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस हम कैसे लेते हैं. ठीक है, तो ये इशू अब हमारा सेटल हो गया. तो ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं फॉर स्मॉल रोटेशंस एंड दे आर नॉट वेक्टर्स फॉर लार्ज रोटेशंस, और इनकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में z दिखाया गया है, बट दिस शुड नॉट नेसेसरली बी z एक्सिस. अगर आपका पार्टिकल x एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन x एक्सिस होगा. अगर y एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है तो आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो y एक्सिस, और इन क्वांटिटीज की डायरेक्शन भी y एक्सिस के अलोंग होगी. तो अभी ये इशू सेटल हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटीज किन कंडीशंस में होती हैं और किन कंडीशंस में नहीं होती. तो अब हम चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि हम न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं उनको इस रोटेशनल मोशन के ऊपर कैसे लागू कर सकते हैं, यानी हम न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना चाहते हैं फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन. एंड देन वी विल सी सम रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज एंगुलर क्वांटिटीज एंड द लीनियर क्वांटिटीज दैट वी हैव स्टडीड ऑलरेडी इन सेकंड एंड थर्ड चैप्टर ऑफ दिस कोर्स. सो लेट्स गो एंड ड्राइव न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन नाउ. अब जबकि हमने इस बात को सेटल कर दिया है कि जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो ये है कि हम न्यूटन की इक्वेशंस को, जो न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, उनको हम रीड्रॉ करें फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन. उससे पहले मैं आपको याद कराता चलूँ कि जब हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ी थी, यानी लीनियर मोशन पढ़ी थी, तो हमने न्यूटन्स की इन दो इक्वेशंस को ड्राइव किया था. जो पहली इक्वेशन है वो हमें ये बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली किसी स्पीड vi से मूव कर रहा है
और उसकी मोशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए के अंडर है, तो कुछ टाइम टी गुजरने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होकर कुछ वैल्यू वी एफ ले चुकी होगी। जबकि दूसरी इक्वेशन जो है वो हमें ये बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है और उसकी जो मोशन है वो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो टाइम टी गुजरने के बाद वो जितना फासला कवर करेगा वो डेल्टा एस के बराबर होगा। डेल्टा एस के अंदर अगर आपको याद ना हो तो लेट मी क्विकली रिमाइंड इट, डेल्टा एस को हम लिखते होते थे एस एफ माइनस एस आई। ठीक है, एस आई जो है ये वो इनिशियल पोजीशन होती थी जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को नोट करना स्टार्ट करते थे, और एस एफ उसकी फाइनल पोजीशन होती थी। इन केस जब आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन उधर डिफाइन करते हैं जहाँ से आप उसकी मोशन नोट करना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की, तो फिर ये एस आई जो है ये ज़ीरो हो जाता है और हमारे पास सिंपली एस एफ रह जाता है, जिसको आप एस लिख लेते होते हैं और ये इक्वेशन में जाती है एस इक्वल्स वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखा है, यानी अगर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन होगी यानी वर्टिकली अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, तो जो ए है वो माइनस जी में बदल जाता है, और अगर ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो उसको आप ए एक्स लिख देते हैं या फिर जनरली सिर्फ ए लिख देते हैं। खैर ये वो चीज़ें हैं जो हमने बहुत पहले दूसरे और तीसरे चैप्टर में पढ़ ली थी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इन्हीं इक्वेशंस की जो इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं रोटेशनल मोशन के लिए उनको ड्राइव करना चाहते हैं। और उसको ड्राइव करने के लिए अगर आपको याद हो तो मैंने इन इक्वेशंस को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यानी बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस से ड्राइव किया था, और फिर थोड़ा आगे चल के आई गेस तीसरे चैप्टर के एंड के ऊपर मैंने इन्हीं इक्वेशंस को इंटीग्रेशन के मेथड से जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की हमारे पास डेफिनेशंस हैं उनसे भी ड्राइव किया था। दैट इज़ ईजियर एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू शुड रिमेंबर, बिकॉज दिस इज़ अ हायर लेवल मैकेनिक्स कोर्स, दिस इज़ नॉट अ कॉलेज और हाई स्कूल लेवल कोर्स, एंड दैट्स व्हाट वी डू। और मैं वही काम आज करने वाला हूँ कि मैं जब पहली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को रीड्राइव करूँगा फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो ये है, अल्फ़ा जेड इक्वल्स डी ओमेगा जेड डिवाइड बाई डी टी। और मैंने जो सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे जेड यूज़ किया है ये आपको ये रिमाइंड करा रहा है कि जो हमने इन रोटेशनल वेरिएबल्स यानी ओमेगा और अल्फ़ा की डायरेक्शन चूज़ की है वो अलॉन्ग जेड एक्सिस है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जब मैं इनकी वेक्टोरियल नेचर को एक्सप्लेन कर रहा था कि ये चॉइस जो है ये हमारी फ्रीडम है, इट्स जस्ट कन्वेंशन कि आप उसको जेड एक्सिस चूज़ कर सकते हैं, चूज़ करते हैं, बट यू कैन इक्विवेलेंटली चूज़ इट टू बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सो इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। तो अगर आप चाहें तो बेशक इनके साथ जेड ना भी लिखें तो दे शुड बी वैलिड फॉर एनी जनरल कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करनी है, यानी इक्वेशन जो है वो वेलोसिटी के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा के लिए ड्राइव करनी है। और आप देख सकते हैं कि हमारी असम्पशन ये है कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये वाला जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है। ये आप जैसे हमने उसमें लिया था लीनियर मोशन के केस में कि हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लिया था, लीनियर एक्सेलरेशन को यहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं, और यही हमारा आज का टॉपिक है। यू कैन लुक एट फ्रॉम द टाइटल ऑफ दिस टॉपिक। तो अगर ये यूनिफॉर्म है तो विच मीन्स कि इट इज़ नॉट चेंजिंग विद टाइम, बट इट सिंपली मीन्स कि सिस्टम के ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो वेलोसिटी जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंज होगा। तो हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी ओमेगा जी इक्वल्स अल्फ़ा टाइम्स अल्फ़ा जी टाइम्स डी टी। और फिर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए हमें पता है कि जो अल्फ़ा जी है वो कांस्टेंट है, और ये हमारा इंटीग्रल आ जाएगा डी टी के ऊपर राइट साइड पे और ओमेगा के ऊपर लेफ़्ट साइड पे। अब हमने वेलोसिटी और टाइम की लिमिट्स डिफ़ाइन करनी है, और वो यूजुअल हैं कि आप क्या डिफ़ाइन करते हैं कि जब हमने सिस्टम को ऑब्ज़र्व करना या पार्टिकल को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया तो टाइम ज़ीरो था, और फॉर द मोस्ट जनरल केस आप कहते हैं कि अगर सिस्टम उस वक्त मूव कर रहा था तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, वो ओमेगा आई थी। फिर जब टाइम गुजर के हमारे पास टी हो गया तो जो सिस्टम की वेलोसिटी है या पार्टिकल की वेलोसिटी है वो ओमेगा आई से इंक्रीज़ होके ओमेगा एफ हो गई। सो दीज आर द इंटीग्रेशन लिमिट्स। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चूँकि मैंने इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो टी के ऊपर कर रहा हूँ, तो मैं इंटीग्रेंड को डी टी की बजाय डी टी प्राइम कर देता हूँ। दिस इज़ जस्ट अ कन्वेंशन कि आपका जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं और जो इंटीग्रेंड है यानी जिस चीज़ को आप इंटीग्रेट कर रहे होते हैं
उनके आप सिंबल्स मुख्तलिफ रखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपल इसकी इंटीग्रल लेना है, और ओमेगा जी का इंटीग्रल जो है डी ओमेगा जी का इंटीग्रल हमारे पास ओमेगा जी आएगा, और इसकी हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे फ्रॉम ओमेगा आई अप टू ओमेगा एफ, और राइट साइड पे हमारे पास अल्फा जी जो है वो कांस्टेंट है, और इसकी लिमिट्स आ जाएंगी हमारे पास डी टी प्राइम की सिंपली टी प्राइम, इसका इंटीग्रल टी प्राइम आ जाएगा और लिमिट्स आ जाएंगी 0 अप टू टी। और यहाँ से हमारे पास फ़ौरन से हमें मिल जाएगा, लेफ़्ट साइड बनेगी ओमेगा जेड एफ, ओमेगा जेड एफ माइनस ओमेगा जेड आई इक्वल्स अल्फ़ा जेड टाइम टी। तो ये हमारे पास वो केस है जिसमें मैंने कहा है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो z एक्सिस के अलॉन्ग है, बट दिस शुड नॉट लिमिटेड ओनली टू द z एक्सिस एज आई हैव जस्ट सेड कि आप लोग इसे x या y एक्सिस के अलॉन्ग भी ले सकते हैं। सो दिस इक्वेशन शुड इन जनरल बी वैलिड फॉर एनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसीलिए मैं अब इस इक्वेशन में से z को हटा रहा हूँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा एफ इक्वल्स ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। एंड नाउ यू कैन सी कि ये इक्वेशन जो है इट्स इन द जनरल फॉर्म के अब आप अगर ओमेगा को एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं तो आप इसी इक्वेशन को सिंपली ओमेगा एफ एक्स इक्वल्स ओमेगा आई एक्स प्लस अल्फ़ा एक्स टी ले लेंगे, और उसका मतलब होगा कि अब आपका जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, आप इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से। लेट मी स्टॉप हियर फॉर अ मोमेंट, और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि वी एफ जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, और हमें पता है कि एंगुलर के केस में वी एफ जो है वो ओमेगा एफ में चेंज हो जाती है। वी आई जो है वो इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है जो ओमेगा आई में चेंज हो गई है, ए जो है वो अल्फ़ा में चेंज हो गया, और टाइम जो है वो टाइम ही रहता है। सो दिस इज़ जस्ट न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बट फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन दिस टाइम अब हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है रोटेशनल मोशन के केस के लिए, और उसको हम ड्राइव कर सकते हैं इसी इक्वेशन से स्टार्ट करते हुए जो हमने अभी ड्राइव की है। इस इक्वेशन में अगर आप नोट करें तो ये जो ओमेगा आई है ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, इट इज़ टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब आप सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर इन जनरल सिस्टम जो है वो मोशन में है तो आप देखते हैं कि उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब टाइम के साथ उसकी जो वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है उसको हम ओमेगा एफ कह रहे हैं, ठीक है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, बिकॉज यू कैन सी कि इस फार्मूला में क्लियरली हमारे पास ये कांस्टेंट है और ये फैक्टर जो है ये टाइम डिपेंडेंट है, जिसमें टाइम को आप अगर इंक्रीज़ करते जाएं 1 2 3 तो ओमेगा एफ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। ओमेगा आई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब आपने सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट किया था तो इट वाज मूविंग एट सम वेलोसिटी, ठीक है, जो कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है, जो आपने नोट कर ली कि इनिशियली जब मैंने इसको सिस्टम को देखा तो ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बट इट डजंट मूव विद दैट वेलोसिटी एनी मोर। इनफैक्ट क्या होता है कि ये फैक्टर जो है वो ऐड होता जाता है इस फैक्टर के अंदर जो हमें कुल मिला के ओमेगा एफ देता है। इसका मतलब है कि अब अगर आपने ओमेगा एफ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई कैलकुलेट करना है तो आप ये जो ओमेगा एफ है ना लेफ़्ट साइड पे, इसको आप लिखेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, और ये जो ओमेगा आई है इसको आप नहीं लिखेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ फिक्स्ड नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए इधर से ही मैं लेता हूँ, इसको लिखता हूँ ओमेगा एफ को डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, और ये इक्वल आ जाएगा ओमेगा आई प्लस एल्फ़ा टी, जो सिंपल सी इसी फॉर्म में सिर्फ मैंने इस इक्वेशन को लिख लिया है, लेकिन अब मैंने लेफ़्ट साइड को ओमेगा एफ की डेफिनेशन से रिप्लेस कर दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको यूँ कर सकता हूँ कि डी टी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये रह जाएगा डी फाई इक्वल्स ओमेगा आई टाइम्स डी टी प्लस एल्फ़ा टी डी टी। तो ये मेरे पास सिचुएशन बनी है, और चूँकि मैं फाई कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को अब इंटीग्रेट कर दूँगा। तो लेफ़्ट साइड को मैं इंटीग्रेट करूँगा और राइट साइड को भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करूँगा। ओमेगा आई कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर होगा, सिमिलरली अल्फ़ा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर होगा। अब मैंने लिमिट्स डिसाइड करनी है, तो राइट साइड पे इंटीग्रल टाइम के ऊपर है, तो हम टाइम को हमेशा चूज़ कर सकते हैं कि जब भी हमने सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट किया तो उस वक्त टाइम 0 था, और फाई आई के लिए भी इन जनरल हम वही चूज़ कर सकते हैं कि जब टाइम 0 था तो हमारे पास जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था वो फाई आई था,
और जो टाइम कुछ देर के बाद नॉन ज़ीरो यानी कुछ नॉन ज़ीरो टाइम हो गया हमारे पास, इंक्रीज़ होकर लेट्स से कि वो टाइम टी हो जाता है, तो उस वक्त सिस्टम जो है वो एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाई एफ के ऊपर पहुंच चुका था फ्रॉम सम चोजन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम इस इक्वेशन को अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगेन मैं क्या करता हूँ, टी को जो इंटीग्रैंड है हमारा उसको टी प्राइम में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा फ़र्क रहे। और अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि जो चीज़ बनेगी वो बनेगी फाई एफ माइनस फाई आई, और जो राइट साइड पे बनेगा वो ओमेगा आई जो है वो है हमारे पास कांस्टेंट डी टी का इंटीग्रल हमारे पास सिर्फ टी आएगा, और प्लस दूसरी जो टर्म बनेगी वो बनेगी अल्फ़ा टाइम्स टी स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 2। ठीक है, और ये बिल्कुल वही इक्वेशन है जिसको आप लिखते होते हैं डेल्टा फाई, इन दिस केस में जिसको मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ फाई एफ माइनस फाई आई इक्वल्स ओमेगा आई टाइम्स टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा टी स्क्वायर्ड। और अगर आप इस इक्वेशन के ऊपर अब गौर करें तो ये बिल्कुल न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, बट फॉर द केस ऑफ रोटेशनल मोशन जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा एस होता था वो डेल्टा फाई से चेंज हो गया। लेट मी एक्चुअली शो यू, जहाँ पे मैंने लिखी हुई थी ये देखें कि डेल्टा एस जो है वो डेल्टा फाई की से चेंज हो गया है। और इसी तरह जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा उसने लीनियर वेलोसिटी की जगह ले ली है, और जो एक्सेलरेशन था लीनियर वो एंगुलर एक्सेलरेशन से चेंज हो गया। एंड सो यू कैन राइट दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रोटेटरी मोशन टू। और अगर आप गौर करें तो ये बिल्कुल वही न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन है। और हम देखें इस मैकेनिक्स के कोर्स को पढ़ते पढ़ते अब 8वें चैप्टर पे आ गए हैं। प्रॉब्ली वी आर गोना मूव अहेड एंड वी विल स्टिल बी फॉलोड बाय न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस एंड न्यूटन्स लॉज। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि मैकेनिक्स कुछ नहीं है सिवाय न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉज के। एंड द सेकंड थिंग दैट वी probably will study would be the energy method which gives us the same results as the Newton laws, but that's a little bit different way of arriving at the same results. So honestly the whole course of mechanics is just 3 Newton laws and 3 Newton's equations of motion. अगर आप इसी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं you do not need to study anything else for mechanics. So it all honestly boils down to this, like 3 equations of motion and one there are 3 laws, but the second law is the most important because that has some mathematical form, and that's exactly what we exploit to solve our problems. So now that I have derived these equations of motion, let me go ahead and solve an example for you. I mean, they are just similar to the cases that we have already dealt with for linear motion दूसरे और तीसरे चैप्टर में, but nonetheless we are supposed to apply these equations of motion to solve some problems. And so I want to solve one problem for you, and then I will go ahead and find finally some very important relations between linear quantities and rotational quantities. But for now let's solve this example. This is exercise 17 of chapter 8, and as I always say, the book of Halliday, Resnick and Green has so many wonderful exercises and problems which you can try for your own practice, and that gives you a lot of things to learn to understand your concepts in on a more deeper level. So let's solve this. और इसकी स्टेटमेंट ये है, a certain wheel turns through 90 revolutions in 15 seconds. Its angular speed at the end of the period being 10 revolutions per second. What was the angular speed of the wheel at the beginning of 15-second interval assuming constant angular acceleration? This is important. This is the condition on these equations of motion. और यही कंडीशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली हमारे पास न्यूटन की ओरिजिनल जो लीनियर मोशन के लिए हमने इक्वेशंस देखी थी उनके ऊपर भी थी कि जो एक्सेलरेशन है दैट शुड बी कांस्टेंट. एंड देन इन पार्ट बी वी आर सपोज टू फाइंड हाउ मच टाइम हैज़ इलैप्स्ड बिटवीन द टाइम द व्हील वाज एट रेस्ट एंड द बिगनिंग ऑफ द 15-second इंटरवल. सो इट्स लाइक जब हमने सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट किया था उससे पहले क्योंकि जब हमने सिस्टम को स्टार्ट करना स्टडी किया, स्टेटमेंट ये कहती है कि हम सिस्टम को स्टार्ट करना स्टडी करते हैं जब वो ऑलरेडी मोशन में था, और फिर वो 15 सेकंड में 90 रेवोल्यूशंस जो हैं वो कंप्लीट करता है. तो दूसरे बी पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि रेस्ट से लेके उस वक्त तक जब हमने सिस्टम को एक्चुअली स्टार्ट करना स्टडी किया कितना टाइम गुजरा था. सो वी आर सपोज टू कैलकुलेट दीज 2 थिंग्स. तो जो पहली चीज़ है
वो ये है कि हमने ये देखना है कि व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या थी एट द बिगनिंग ऑफ द 15 सेकंड इंटरवल, विच मीन्स कि जब हमने सिस्टम को स्टार्ट करना स्टडी किया तो हमने उस वक्त उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो बतानी है, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉन ज़ीरो, बिकॉज हमें बताया गया कि सिस्टम जो है वो मोशन में था जब हमने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। सो आवर हिंट लाइज इन दिस कि जो टोटल टाइम में उसने टोटल रेवोल्यूशंस ली हैं उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस इंटरवल में उसकी टोटल जो एवरेज स्पीड है, एवरेज एंगुलर स्पीड है, ठीक है, यानी ओमेगा एवरेज जो है इस टोटल इंटरवल में वो कितनी है हमारे पास, डेल्टा फाई टोटल जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डिवाइड बाई टोटल टाइम, और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो 90 रेवोल्यूशंस हैं और जो टोटल टाइम गुजरा है वो 15 सेकंड्स है। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ओमेगा एवरेज है हमारे पास वो आता है 6 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, और सिर्फ चूँकि ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है तो इसलिए यूनिट्स इसके रेवोल्यूशंस पर सेकंड है। अब हमें ये भी पता है कि जो ओमेगा एवरेज है उसको हम यूँ भी देखते हैं कि ये किसी भी टोटल इंटरवल के ऊपर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ का एवरेज होता है, यानी ये ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइड बाई 2 होता है। सही है। अब इंटरेस्टिंगली इस 15 सेकंड के इंटरवल के एंड के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी थी वो दी हुई है 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, विच मीन्स कि हमें ओमेगा एफ दिया हुआ है। तो हम यहाँ से सिंपली जो ओमेगा आई है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ओमेगा एवरेज माइनस ओमेगा एफ इक्वल्स ओमेगा आई, और ये हमारे पास आता है सिंपली 2 रेवोल्यूशंस, ओमेगा आई इक्वल्स 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो ये चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी थी फॉर द फर्स्ट पार्ट हमने आसानी से कैलकुलेट कर ली। सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट अब हमसे ये पूछता है, इट्स अ बिट ट्रिकी, और इसमें ये पूछा गया है कि जब हमने सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स इट्स अज्यूम्ड दैट कि जो भी सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, जो इस केस में एक व्हील है, वो ऑफ कोर्स अपनी मोशन रेस्ट से स्टार्ट करता है, उसको कुछ टाइम हो जाता है ऐसे रोटेट करते करते, और फिर हम उसके ऊपर देखते हैं, विच मीन्स कि हमने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया। तो हमसे ये पूछा गया कि जब वो रेस्ट पे था और जब हमने उसको पहली दफ़ा रोटेट करते देखा उस वक्त तक कितना टाइम गुजर गया था। सो वी नीड टी। ओके, तो हम इसको यूँ देख सकते हैं इस सिनेरियो में कि जब वो रेस्ट पे था और जब हमने उसको देखा तो अब हम ए पार्ट में ये फाइंड कर चुके हैं कि उसकी वेलोसिटी जो थी वो 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड थी, जो पार्ट ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी थी, बिकॉज हमने उस वक्त उसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। लेकिन अगर अब हम उससे पहले वाला इंटरवल लें, यानी जब हमने उसको देखा और जब वो रेस्ट पे था तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो ओमेगा आई था वो 0 था इन सम यूनिट्स, लेट्स से रेवोल्यूशंस पर सेकंड जो यूनिट्स हम यूज़ कर रहे हैं। और इस केस में अब हमने जब उसको देखा तो उसकी फ़ाइनल स्पीड क्या थी, 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये वो फाइनल स्पीड है जो पार्ट ए के लिए हमारी इनिशियल स्पीड थी। लेकिन चूँकि अब हमने अपना इंटरवल चेंज कर दिया है, यानी अब हम यूँ समझे कि जो व्हील की मोशन है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई हमारे लिए, तो इनिशियल उसकी स्पीड जो है, एंगुलर स्पीड जो है वो 0 है, और फाइनल जो है वो वाली स्पीड बन जाएगी जब हमने उसको देखना स्टार्ट किया था पार्ट ए के लिए, विच इज़ ओमेगा एफ इन दिस केस 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो एक दफ़ा ये हमारे पास आ गया तो हम टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0 से यानी इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। और इट्स प्रीटी सिंपल, यानी आप फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लें, ओमेगा एफ इक्वल्स ओमेगा आई प्लस एल्फ़ा टी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा आई 0 है तो हमारे पास जो टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा एफ डिवाइड बाई एल्फ़ा। सही है, तो हमारे पास ये टी आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ओमेगा एफ तो हमारे पास है, ओमेगा एल्फ़ा नहीं है। सो वी आर आल्सो सपोज टू फाइंड एल्फ़ा, ठीक है। और एल्फ़ा जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और अल्फ़ा को हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं, सिंस इट्स अ कांस्टेंट, विच मीन्स कि हम इस व्हील की मोशन का कोई भी हिस्सा ले लें, यानी 0 से इस टाइम टी तक, यानी इस हिस्से को ले लें जब उसकी वेलोसिटी 0 थी और फिर वो फाइनल वेलोसिटी 2 रेवोल्यूशंस को पहुंच गया। इस इंटरवल में भी एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि कांस्टेंट है। या फिर हम दूसरा इंटरवल ले लें जिसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो ये सारी चेंज हुई, एवरेज वेलोसिटी जो कुछ हमने इस पहले पार्ट में किया, यानी जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी और फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी 10 हो गई थी जो गिवन है, उस इंटरवल में भी हमारे पास अल्फ़ा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू को एज़ इनिशियल, और ये जो ओमेगा एफ दिया हुआ है हमारे पास 10 रेवोल्यूशन, इसको एज़ फाइनल लेके अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास टाइम इंटरवल भी इसका है जो 15 सेकंड है,
पहले पार्ट के लिए। तो हमने अगर कैलकुलेट करना है अब अल्फ़ा को, तो हम इसी इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है पहली, इसको अब दूसरे पार्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी अब हम यूज़ करेंगे ओमेगा एफ इक्वल्स ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी, बट फॉर सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में हमारे पास ओमेगा एफ जो था वो 10 था, ओमेगा आई जो था वो 2 था, और टाइम जो था वो हमारे पास क्या था, 15 सेकंड था। तो ये हमारे पास अल्फ़ा आता है, और इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो ये 10 - 2 डिवाइडेड बाई 15, क्योंकि टोटल इंटरवल जो था वो 15 सेकंड का था। तो हमारे पास यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो आती है 15 डिवाइडेड बाई 4। सो लेट मी एक्चुअली क्रॉस चेक इट, इट्स नॉट 15/4, इट्स 8/15, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 8/15 है। तो लेट मी करेक्ट इट, 10 - 2 8 डिवाइड बाई 15। तो ये हमारे पास आती है अल्फ़ा की वैल्यू, और ये होगा रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर। तो एक दफ़ा अल्फ़ा आ गया तो इस अल्फ़ा को अब हम इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं, और हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो अब हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो आएगा ओमेगा एफ, जो हमारे पास है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड, डिवाइड बाई 8/15 रेवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर। रेवोल्यूशंस पर सेकंड कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास बन जाएगा 30 डिवाइड बाई 8 सेकेंड्स, जो आता है 15/4 सेकंड, और जो आता है हमारे पास 3.80 सेकंड्स। तो 3.80 सेकंड्स, तो ये हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो जब वो रेस्ट पे था और जब उसने 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड की स्पीड अटेन कर ली, वो इंटरवल जो था, वो जो टोटल टाइम उसको लगा वो 3.8 सेकंड्स लगा। सो आई चोज़ दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग। और बाकी जो प्रॉब्लम है वो तकरीबन इसी लेवल के ऊपर है, या थोड़े शायद डिफ़िकल्टी में ज़्यादा हों या डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़े से कम हों। बट ऑफ कोर्स द पॉइंट इज़ कि मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करूं, दैट्स ऑल आई एम सपोज टू डू इन लिमिटेड टाइम स्पैन, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दिस लेक्चर। और लेकिन जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ कोर्स आई ऑलवेज रेकमेंड यू टू डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ लेट मी क्विकली गो ऑन एंड ड्राइव सम क्विक रिलेशनशिप्स फॉर यू which are between linear velocity and angular velocity, and then linear acceleration and angular acceleration, and then we will finish this lecture. तो हम रिलेशनशिप ड्राइव करना चाहते हैं ओमेगा और वी के दरमियान और अल्फ़ा और ए के दरमियान। यानी जो हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज़ थी, जिनको हमने कहा था कि लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, जिनको हमने वी और ए से रिप्रेजेंट किया था, उनके दरमियान और एंगुलर वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन ड्राइव करना चाहते हैं। और उसके लिए मुझे इस छोटी सी डायग्राम की ज़रूरत है, जो मैं हमेशा से बनाता हूँ। लेट मी जस्ट ट्राई टू make these lines straight, because these lines define my coordinate system, and let me see if they are straight. The one is straight, the other one is not. Let me try to make this one straight. The vertical line, okay, now it's straight, at least straight. So let's stick with this, and let me quickly draw a circle too, because I need that circle. Let me change color. Which color should I use? I think I should go with white one or blue one. Let's go with white one. So let's say कि ये हमारा सर्कल है, और मैं सर्कल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि I'm not good at drawing arcs, so I can draw a circle, and फिर मैं सर्कल को अरेज कर सकता हूँ, which I did not want. Let me quickly do this. Okay, I need to do something more partial, and now okay. तो अब मैं इस सर्कल से आर्क बना सकता हूँ, क्योंकि आर्क मैं इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई पार्टिकल रोटेटरी मोशन में मूव कर रहा होता है, तो वी डोंट नीड अ कंप्लीट सर्कल कि वो किस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है। वी जस्ट नीड अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट सर्कल विच मेक्स द आर्क, और हम उस आर्क के ऊपर उस पार्टिकल को दिखा सकते हैं। दैट्स व्हाट वी हैड बीन डूइंग। तो हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि जो पार्टिकल है हमारा वो इस पॉइंट के ऊपर है एट सम टाइम t1, सो दिस इज़ पॉइंट p1, और एट टाइम t1, और कुछ देर के बाद वो इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है विच इज़ पॉइंट p2 एट टाइम t2। एंड दिस इज़ द यूजुअल थिंग जो हमें पता है, और ये हम इनको यूँ दिखा देते हैं कि जो डिस्टेंस है उसका ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से ऑफ कोर्स वो रेडियस के बराबर है। तो ये रेडियस है, और हम ये कहते हैं कि जो आर्क लेंथ वो कवर करता है सर्कल के ऊपर P1 से P2 तक, वो S के बराबर है। और ऑफ कोर्स जो एंगल वो बनाता है वो एंगल फाई है, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। और अब हम मैथमेटिक्स से जानते हैं कि जो उसकी रोटेशनल मोशन है P1 से P2 के लिए, वो जो रिलेशन फॉलो करती है, दैट्स अ सिंपल रिलेशनशिप
एस इक्वल्स आर फाई आर्क लेंथ और रेडियस वेक्टर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट P1 से P2 तक जाते हुए को कवर करता है। और अब हम सिंपली इस रिलेशन से देख सकते हैं कि हमारे पास एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज़ के दरमियान क्या ताल्लुक आता है। आप सिंपली इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें। तो अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ तो लेफ़्ट साइड बनती है ds/dt और राइट साइड पे r, चूँकि फिक्स्ड है आप देख सकते हैं कि चूँकि वो सर्कल का रेडियस है तो ये फिक्स्ड है, तो ये हमारे पास बन जाएगा d∅/dt, क्योंकि फाई जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। और अब अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड जो है ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, आप लीनियर स्पीड कह लें अगर आप उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करना चाहते, और ये इक्वल आएगी हमारे पास r, और राइट साइड जो है d∅/dt हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है। और चूँकि अब हम दो तरह की वेलोसिटीज़ को डील कर रहे हैं, सो लेट्स कॉल दिस टेंजेंशियल वेलोसिटी। आपको पता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, यानी जब पार्टिकल जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर मूव करता है तो किसी भी एक इंस्टेंट के ऊपर जो उसकी डायरेक्शन होती है, लेट मी एक्चुअली ड्रा इट, जिसे आप कहते हैं कि वो सर्कल से टेंजेंट की तरफ होती है, तो हम यहाँ पे उसको दिखा सकते हैं। लेट मी यूज़ दिस कलर। तो हम यहाँ से ये दिखा सकते हैं कि जो टेंजेंशियल स्पीड होगी पार्टिकल की, लेट्स से कि पॉइंट P2 के ऊपर वो ये वाली बनती है, ये वाली बनती है। ओके, लेट्स टेक दिस वन। सो ये हमारे पास जो है वो टेंजेंशियल स्पीड की डेफिनेशन है। दिस इज़ नॉट गुड, लेट मी एक्चुअली ट्राई एंड ड्रा इट लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये VT की डायरेक्शन है, एंड दिस इज़ व्हाट वी नो ऑलरेडी कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल के ऊपर मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है। लेकिन यहाँ पे हमने जो काम किया है वो हमने उसकी एंगुलर वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान एक रिलेशन ड्रा कर दिया, और आप देख सकते हैं कि जो टेंजेंशियल स्पीड है उसकी वो ज़्यादा है उसकी एंगुलर स्पीड से, और उसका ऑब्वियस है कि हमारे पास जो रेडियस है तो कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू रखता है, विच क्लियरली शोज़ के ओमेगा जो है वो VT से कम है। और यही रीज़न थी जब मैंने पहली वीडियो में पहले लेक्चर में आपको बाईसाइकिल की तारों वाला प्रॉब्लम करवाया था कि आप एक एरो को उनकी तारों में से गुजारना चाहते हैं तो आप किधर मारेंगे, एरो को कहाँ पे शूट करेंगे। और उसकी रीज़न ये थी कि एंगुलर स्पीड जो है चूँकि सेम होती है फॉर एवरी पॉइंट ऑन द व्हील, तो इसलिए आपको जो करीब वाले हिस्से हैं वो कम लीनियर स्पीड से मूव करते नज़र आते हैं जो एक्सल के करीब होते हैं, और जो दूर वाले हिस्से हैं वो ज़्यादा लीनियर स्पीड से मूव करते नज़र आते हैं, बिकॉज रेडियस वेक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी यहाँ पे जो पार्टिकल है अगर ये साइकिल का एक्सल है तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो कम स्पीड से आपको यूँ पे मूव करता नज़र आएगा, जबकि ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करता नज़र आएगा। और ये अब वाजे है इस इक्वेशन से, क्योंकि रेडियस जो है वो इस पॉइंट के लिए ज़्यादा है कंपेयर टू दिस पॉइंट। Okay, that's it. And next, what we can simply do, we can take another time derivative of this. In this case, it would be dvt divided by dt, और अगेन r कांस्टेंट है और राइट साइड बनेगी d ओमेगा बाई dt, और ये हमारे पास सिंपली क्या आता है, आप लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से, क्योंकि d ओमेगा बाई dt जो है ये अल्फा की डेफिनेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन की, और जो dv/dt है ये लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। और मैं इस लीनियर एक्सेलरेशन को भी अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख देता हूँ, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद टू काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो अब इसको हम AT कर लेते हैं, बट बी श्योर कि ये वही वाला एक्सेलरेशन है जो हम पहले पढ़ के आए हैं, जो लीनियर मोशन के लिए आप पढ़ते रहते हैं। अब दैट्स इट, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शो यू, टू ड्राइव फॉर यू। बट क्विकली यहाँ से हम एक और बहुत अच्छी चीज़ देख सकते हैं, और वो ये है कि अगर आपको याद हो तो हमने जब चौथे चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि उसमें जो एक्सेलरेशन होता है जिसको आपने रेडियल एक्सेलरेशन कहा था, ठीक है, वो रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास इक्वल होता था v²/r, और जो v होती थी वो v टेंजेंशियल होती थी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो उस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर मूव कर रहा होता था। अगर हम v टेंजेंशियल की जो वैल्यू हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट की है ये सब्सटीट्यूट कर दें तो ये बन जाएगा r² ओमेगा² डिवाइड बाई r, और यहाँ से हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा r ओमेगा²। तो हमने क्या किया है, हमने जो गुज़श्ता केस में रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी ड्राइव किया था, उसी फार्मूला को हम इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी दिखा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आती है वो आप देखें कि हमारे पास ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया है और रेडियल एक्सेलरेशन भी आ गया है। और अब सवाल ये है कि हम इन एक्सेलरेशन से टोटल एक्सेलरेशन कैसे ले सकते हैं। सो दैट्स सिंपल। अब अगर आप इसी तरह, लेट मी एक्चुअली कॉपी दिस डायग्राम because I'm gonna use the same kind of diagram, so let's copy it from here, copy
यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और ये हमारे इस काम के लिए आई गेस काफ़ी होगा। ओके, तो आई नीड टू अरेज कपल ऑफ थिंग्स। आई नीड टू अरेज, लेट्स अरेज दिस, लेट्स अरेज ऑल दीज नॉमेनक्लेचर जो हमने इसके ऊपर लिखा है। और अब हम पॉइंट पी के ऊपर, इनफैक्ट लेट मी एक्चुअली अरेज दिस 1 2। तो अब हम ये दिखा सकते हैं कि फ़र्ज़ करो हमारे पास कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और वो पॉइंट पी के ऊपर है। ओके, सो पॉइंट पी के ऊपर, उसके ऊपर दो तरह के एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं। एक एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में है जो उसके सेंटर के सर्कल के सेंटर की तरफ है, और इस एक्सेलरेशन को आप रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। लेट मी नाउ शो द डायरेक्शन। ओके, जो दूसरा एक्सेलरेशन है वो इसके परपेंडिकुलर है, जिसको आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जिसको हमने अभी देखा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल होता है, आर टाइम अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो अब सवाल ये है कि टोटल एक्सेलरेशन क्या बनेगा इस किसी भी पार्टिकल का सर्कल में मूव करते हुए। तो आप क्विकली इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, और जो एडिशन होगी इट्स जस्ट लाइक वेक्टर एडिशन फॉर टू वेक्टर्स, जो हमारे पास वेक्टर ए टी और ए आर हैं। तो इनका जो टोटल सम बनेगा, ए टोटल जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं इट जस्ट मेक्स राइट एंगल ट्राई इस तरह के। ये हमारे पास ए आर है और ये वाला जो है ये ए टी है। तो टोटल जो एक्सेलरेशन आएगा हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म का बनेगा, ए टी इक्वल्स ए आर स्क्वेयर्ड प्लस, let me actually write it a total because I have 2at प्लस ए टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इन जनरल टोटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। आई विल गेट बैक टू दिस फार्मूला अगेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बट दिस वाज अ क्विक रीकैप कि आप अब इन जनरल जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसका टोटल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, and hopefully the next lecture will be our last lecture, and next lecture I believe is gonna be very important lecture, because that is something new, something which you do not have studied before, and something which is very important in regard to some other system of unit vectors which you have not studied till now. क्योंकि आप लोगों ने जो यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं वो सिर्फ आई जे और के यूनिट वेक्टर, आई बिलीव द यूनिट वेक्टर्स विच वी एसोसिएट विद एक्स वाई एंड जी एक्सिस इन केस ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई एम गोना इंट्रोड्यूस पोलर यूनिट वेक्टर्स। पोलर यूनिट वेक्टर्स यू आर गोना सी के वो यूनिट वेक्टर हैं जो रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होते हैं, नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, बट जो मूव करते हैं और जो अगेन ऑफ कोर्स ऑर्थोगोनल होंगे, बट उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो टाइम के साथ चेंज होंगी। सो आई जे और के जो हैं वो फिक्स्ड हैं, हमें पता है कि वो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। सो दे आर फिक्स्ड इन टाइम, दे डू नॉट चेंज देयर डायरेक्शंस, बट द यूनिट वेक्टर्स, पोलर यूनिट वेक्टर्स दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स, दे विल चेंज देयर डायरेक्शंस इन time, and that changes everything, and that is like the beginning of some new stuff that you have not studied till this point. So I will hopefully see you in the next lecture, because I am excited for it. That is a new thing, and I believe you should also be excited for that. But till then, bye bye from my side.